बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुश आमदीद। बायोलॉजी में हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा था, किंगडम प्रोकैरियोटी या किंगडम मुनेरा। कल की क्लास में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था कि ये जो किंगडम है, पहला किंगडम किंगडम मुनेरा। अगर आप विटिकर की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो ये मुनेरा है। मार्गलस शिवर्ट्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो ये प्रोकैरियोटी है। इस किंगडम में ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्रोकैरियोटिक होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। दो बड़े ग्रुप हैं, बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया, दोनों जो है वो इस किंगडम में शामिल हैं, क्योंकि दोनों प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फिर मैंने आपको थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रिवाइज कराया था। हमने पढ़ा है सेल चैप्टर में कि प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं होती, जिसकी वजह से आपको न्यूक्लियस नजर नहीं आ रहा होता। उसके अलावा न्यूक्लियस ही नहीं बल्कि बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम टाइप के जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी इनमें मौजूद नहीं होते। इनके पास कोई बहुत सारे डीएनए मॉलिक्यूल्स नहीं होते, बल्कि एक सिंगल सर्कुलर फॉर्म में डीएनए मौजूद होता है, उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो बड़े सिंपल से सेल हो जाते हैं, क्योंकि काफी चीजें तो इनमें है ही नहीं। तो दे आर सिंपल एंड स्मॉल सेल्स। तो ऐसे सेल्स को आप कहते हो प्रोकैरियोटिक सेल्स। और जो ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक सेल रखते हैं उनको हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, और ये हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं सब इस किंगडम में शामिल हुए हैं, इंक्लूड है। दो बड़े ग्रुप हैं जी इन ऑर्गेनिजम्स के, एक बैक्टीरिया, एक सियानोबैक्टीरिया। सबसे पहले हमने बैक्टीरिया को पढ़ा। बैक्टीरिया इस किंगडम में है, लिहाजा बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेलुलर होता है। कुछ बैक्टीरिया की स्पीशीज जो होती है वो होती यूनिसेलुलर है, बल्कि बस जो है वो मिलकर रहना शुरू कर देती है, कॉलोनी बना लेती है। इसको सबसे पहले ल्यूवेन हॉक ने डिस्कवर किया था। ये दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसको स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इससे छोटा जो होता है दुनिया में वो है वायरस, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। और इसको हम सिंपलेस्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के जो सेल होते हैं वो जरा कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनमें बहुत सारी चीजें मौजूद होती है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह मौजूद होती है, तो वो जरा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो ये सिंपल और स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है आपकी दुनिया के। ये कॉस्मोपॉलिटन है, यानी ये तकरीबन दुनिया के हर एनवायरनमेंट में पाया जाएगा, चाहे गर्म हो चाहे ठंडा हो, जानदार के अंदर, पानी के अंदर, हवा के अंदर, हर जगह ये ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। और ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म भी है, यानी कि जब आपकी दुनिया बनी थी जो शुरू का ऑर्गेनिज्म था उन वो बैक्टीरिया था। तो ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म भी है, बड़ा प्राइमरी शुरू के ऑर्गेनिज्मों में से एक है। फिर हमने जरा इसका स्ट्रक्चर देखा, तो ये इसका बैक्टीरिया का सेल है। सबसे पहले आपके बैक्टीरिया के सेल में सबसे पहले जो लेयर होती है उसको आप कैप्सूल कहते हो। बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं उनमें कैप्सूल नहीं भी होता। तो जो बिल्कुल आउटर लेयर है वो कैप्सूल है, उसके बाद आती है सेल वॉल, और फिर सेल वॉल के बाद आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जेली लाइक साइटोप्लाज्म मौजूद है। इस साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस तो नहीं है क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, हाँ, लेकिन एक सिंगल सर्कुलर डीएनए मौजूद है जिसको आप न्यूक्लियोइड कहते हो। उसके अलावा साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स मौजूद है, फूड वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, फूड वैक्यूल जो है वो खाना या पानी को स्टोर करता है। उसके अलावा इनमें एक और डीएनए की तरह का मॉलिक्यूल होता है, सर्कुलर मॉलिक्यूल, उसको आप प्लाज्मिड कहते हैं। ये इनकी एक्स्ट्रा जेनेटिक मालूमात को स्टोर करा हुआ होता है। इसके जरिए जो है हम जो है काफी दवाइयां वगैरह बना रहे होते हैं। यूजेस जब आएंगे तब मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे बना रहे होते हैं। अच्छा, इसकी कैप्सूल से जो है फिर छोटे छोटे से आप देखें ये छोटे बाल सा टाइप के निकल रहे हैं, इनको आप कहते हैं पिलस या पिलाए। और ये खोखले होते हैं, और फ्लैजिला मौजूद होता है इनके अंदर, जिसके जरिए ये स्विमिंग करते हैं। अब बहुत सारे इनके अंदर, चूंकि टाइप्स बहुत है, अभी आप देखेंगे टाइप्स, तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें कैप्सूल नहीं होता, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें फ्लैजिला नहीं होता है या एक से ज्यादा होता है। तो वो बैक्टीरिया की टाइप्स में हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या मौजूद होती है, क्या क्या चीजें जो है वो ऑप्शनल होती है। बहरहाल सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियाइड, राइबोसोम, ये सब में मौजूद होता है। क्या चीज, बस कैप्सूल है, फ्लैजिला है, ये है जी। कुछ बैक्टीरिया में होंगे, कुछ में नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपके पास सेल का स्ट्रक्चर था। मीसोसोम्स भी बताया मैंने आपको कि सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हुई भी होती है। ये जहाँ पे पॉइंटर है देखें, ये मीसोसोम है। सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हुई भी होती है, इस स्ट्रक्चर को आप कहते हो मीसोसोम। इनमें एंजाइम्स होते हैं जिनकी मदद से ये खाने को तोड़कर उसमें से एनर्जी निकालते हैं, क्योंकि इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है जो ये काम करता है। तो ये मीसोसोम के अंदर अपने उन एंजाइम्स को स्टोर करते हैं। उसके अलावा मीसोसोम जो है वो इनका जो न्यूक्लियाइड होता है, डीएनए,
उसको रेप्लिकेशन में भी मदद देता है। जब इनको डिवाइड होना होता है, बैक्टीरिया के सेल को 1 से 2 होना होता है, तो मीसोसोम जो है वो इनके डीएनए को रेप्लिकेट करके 2 डीएनए बना देते हैं, 2 कॉपी कर देते हैं उसकी। तो ये एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हो गया। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। मैंने आपको पहले ही कहा कि ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, यानी आपकी दुनिया का शुरू का ऑर्गेनिज्म। तो इसको तकरीबन 4-5 अरब साल का टाइम मिला अपनी इस दुनिया में। इसको 4-5 अरब साल हो गए रहते हुए। तो इस दौरान, इस 4-5 अरब साल के दौरान इसने अपने आप को बड़ा इवॉल्व किया है। काफी इसने अपने अंदर तब्दीलियां लाया। इसकी कुछ स्पीशीज में फ्लैजिला गायब हो गया, कुछ स्पीशीज में फ्लैजिला हद से ज्यादा हो गए, तो बहुत सारी, कुछ ऑटोट्रॉप हो गए, कुछ हेटरोट्रॉप हो गए। काफी एवोल्यूशन करी इस बैक्टीरिया ने, क्योंकि इसके पास टाइम बहुत रहा। तो इतने अरसे के दौरान इसने जब इतनी सारी एवोल्यूशन की, तो आज की तारीख में आपके पास बैक्टीरिया कई टाइप्स का है। कई टाइप्स का आपके पास बैक्टीरिया है। इवन के आप अगर बैक्टीरिया को क्लासिफाई भी करेंगे तो कई हिसाब से करते हैं। कई क्राइटेरिया की बुनियादों पर आप बैक्टीरिया की टाइप्स को बनाते हैं। आप इनके शेप के हिसाब से इनकी टाइप करेंगे, आप इनके न्यूट्रिशन के एतबार से इनकी टाइप करेंगे, आप फ्लैजिला की मौजूदगी के एतबार से इनकी टाइप करेंगे, आप इनकी मूवमेंट के हिसाब से इनकी टाइप बनाएंगे, आप इनकी रिस्पायरेशन के हिसाब से टाइप बनाएंगे। तो बहुत सारी वैरायटी आपके पास बैक्टीरिया की मौजूद है। इस हिसाब से हमने बैक्टीरिया को कई तरीकों से डिवाइड किया हुआ है। पहले तरीका जो है वो आप कह लें इसका सेल वॉल, लेकिन उस टाइप को आर्की और यू बैक्टीरिया। इसको समझने से पहले हम जरा इसके सेल वॉल की बात करें अगर, तो सेल वॉल जो होता है वो हमने पहले सेल वाले चैप्टर में पढ़ा है कि सेल वॉल 3 किस्म के ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में एल्गी भी आ जाती हैं, प्लांट्स और एल्गी। फंजाई में सेल वॉल मौजूद होता है, और बैक्टीरिया में सेल वॉल मौजूद होता है। अभी आपने इसके स्ट्रक्चर में भी सुना कि बैक्टीरिया में सेल वॉल मौजूद है कैप्सूल के बाद। तो दुनिया में 3 किस्म के ऑर्गेनिज्म है, प्लांट, फंजाई और बैक्टीरिया। इन तीनों में सेल वॉल पाई जाती है, बस इनकी बनावट में फर्क होता है। यानी कि इन तीनों का जो सेल वॉल है वो मुख्तलिफ अलग अलग चीजों से बना हुआ होता है। प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोस, हेमिसेल्यूलोस और पैक्टिन से बना हुआ होता है। ठीक है जी, ये कंपाउंड्स होते हैं, इनकी मदद से प्लांट का सेल वॉल बनता है। जबकि फंगस का जो सेल वॉल होता है वो फंगस सेल्यूलोस और चिटिन से बना हुआ होता है, चिटिन। जबकि बैक्टीरिया का सेल वॉल जो है वो कार्बोहाइड्रेट, कोई सी भी कार्बोहाइड्रेट होगी, सेल्यूलोस नहीं होगी। जो प्लांट वाली सेल्यूलोस है, बैक्टीरिया में कार्बोहाइड्रेट कोई भी हो सकती है, सेल्यूलोस नहीं होगी। उसके अलावा प्रोटीन होता है इसके सेल वॉल में, और एक बड़ा मशहूर कंपाउंड होता है ग्लाइकोप्रोटीन। अल्लाह, एक मिनट, मेरा नेट स्लो हो गया। हाँ, अब देखें नेट सही आ रहा होगा। आवाज आ रही है ना? चेक कर लिएगा, मैं जरा खुद चेक करूँ। हाँ, माइक मेरा पूरा। हाँ, तो इसके अंदर क्या था, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ होता है। कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोस के अलावा, जो प्लांट का कार्बोहाइड्रेट है वो सेल्यूलोस होता है। जबकि बैक्टीरिया में कार्बोहाइड्रेट कोई सा भी होगा, सेल्यूलोस नहीं होगा। उसके अलावा प्रोटीन होता है इसके सेल वॉल के अंदर, और एक कंपाउंड होता है उसको आप कहते हो पेप्टाइडोग्लाइकेन। यानी कि प्रोटीन और ग्लूकोज से मिला हुआ ये कंपाउंड होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन। ये मौजूद होता है इसके अंदर। ये खास बात है बैक्टीरिया के अंदर। पेप्टाइडोग्लाइकेन देख लें, ना फंगस के अंदर मौजूद है ना प्लांट्स के अंदर मौजूद है। सिर्फ बैक्टीरिया के सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन मौजूद होता है। तो देख लें आप, तीनों की सेल वॉल की बनावट में फर्क है, काम एक ही होता है, इस लोकेशन एक ही है जी। तीनों की सेल वॉल बिल्कुल आउटर होती है। तीनों का काम सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करना, सेल का एक शेप मेंटेन करना। लेकिन इनकी बनावट में बस फर्क है। प्लांट में सेलुलोस, हेमीसेलुलोस और पैक्टिन होता है जो किसी में नहीं है। फंगस में फंगस सेलुलोस और चिटिन है जो किसी में नहीं है। और बैक्टीरिया में पेप्टाइड और ग्लाइकेन है जो किसी में नहीं है। तो तीनों की सेल वॉल में फर्क हो गया कंपोजिशन के एतबार से। अब वापस आते हैं जी हम अपनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास बैक्टीरिया की अगर हम टाइप करें तो एक टाइप होती है जी सेल वॉल की बनावट के एतबार से। तो उस हिसाब से हमारे पास बैक्टीरिया के 2 ग्रुप है। एक कहलाता है आर्की बैक्टीरिया, और दूसरा ग्रुप कहलाएगा इसका यू बैक्टीरिया। ये पहली क्लासिफिकेशन कर रहा हूं मैं।
मैंने आपको अभी बताया कि बैक्टीरिया कई तरीकों से क्लासिफाई होगा, अभी आप देखिएगा कई तरीकों से क्लासिफाई होगा। तो ये जो मैंने क्लासिफिकेशन की है ये ऑन द बेसिस ऑफ द सेल वॉल, या यूं कह लें कि कहाँ पाया जाता है उसकी बुनियाद पर। उस हिसाब से हमारे पास दो ग्रुप होते हैं, एक कहलाता है आर्की बैक्टीरिया। आर्की का मतलब होता है कदीम। कदीम ये जो बैक्टीरिया होता है ये आपको एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में मिलता है, हॉट एनवायरनमेंट में, हॉट एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में पाया जाएगा। यानी कि ये आपको जो हमारे लोकल नॉर्मल एनवायरनमेंट होते हैं जैसे कि पानी हो गया, इंसान का जिस्म हो गया, नॉर्मल आपके घरों में, जमीन पर, दीवारों पर, हवा में, ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं मिलेगा आपको ये आर्की बैक्टीरिया। ये आपको मिलेगा एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में जहाँ इंतहाई गर्मी होगी या इंतहाई हद तक सर्दी होगी, जैसे कि वॉल्केनो, लावा जो होता है, लावा जमीन के इंतहाई अंदर आप चले जाए, बहुत ज्यादा गर्मी होती है वहां पर। ऐसी जगहों पे जहाँ दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा वहां ये पाया जाता है आर्की बैक्टीरिया। जबकि यू बैक्टीरिया आपको एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के अलावा तकरीबन सब जगह मिलता है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो अगर आप अपने घरों के पास, हवा में, समंदर के अंदर, टेबल पर, दीवार पर, इन जगहों पे नॉर्मली जो आप बैक्टीरिया ऑब्जर्व करते हैं दे आर कॉल्ड यू बैक्टीरिया। ये सबसे ज्यादा मौजूद है दुनिया के अंदर, तकरीबन हर जगह मौजूद है, इंतहाई ज्यादातर बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया। जबकि आर्की बैक्टीरिया आपको ऐसी जगहों पे मिलेगा जहां आप खुद नहीं पहुंच सकते, वॉल्केनो, इंतहाई अंदर जमीन के बहुत डीप चले हैं वहां पर आपको ये मिलता है। ठीक है, तो ये आपके इंतहाई कम होता है, आर्की बैक्टीरिया आपकी दुनिया में कम है। और यू बैक्टीरिया ऑलमोस्ट, यानी आप कह लें 99% आपका जो बैक्टीरिया इस वक्त दुनिया में मौजूद है वो यू बैक्टीरिया। जबकि 1% जो आपका बैक्टीरिया है वो आर्की बैक्टीरिया, क्योंकि वो 1% हॉट एनवायरनमेंट में मिल रहा है आपको। और जो यू बैक्टीरिया वो तो आपको हर जगह मिलता है, हवा में, पानी में, समंदर में, जमीन पर, रोडों पर, हर जगह। उसके बाद ये जो आर्की बैक्टीरिया ये था प्राइमरी ऑर्गेनिज्म, ये था प्राइमरी ऑर्गेनिज्म। यानी मैंने आपको बताया ना कि जब आपकी दुनिया बनी थी तो जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म बना था वो बैक्टीरिया था। और वो कौन सा बैक्टीरिया था? आर्की बैक्टीरिया। जो आपकी जब दुनिया बनी थी तो उस टाइम पे जब ये बैक्टीरिया इवॉल्व हुआ था, ये पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म बना था, तो उस टाइम पे दुनिया का टेम्परेचर इंतहाई हद तक ज्यादा था, हॉट एक्सट्रीम एनवायरनमेंट था। और हॉट एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में आर्की बैक्टीरिया ही सरवाइव कर सकता है, ये वाला बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर सकता। तो जब आपकी दुनिया बनी थी तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, तो उस टाइम पर जो पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ था वो आर्की बैक्टीरिया था। आपके एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रह रहा था, ऑक्सीजन के बगैर ये सांस लेता है, इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती रिस्पायरेशन के दौरान। ये खाना अपना खुद तैयार कर लेता है, ऑटोट्रॉप होता है ये, इसलिए इसको बाहर एनवायरनमेंट से खाना लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के बैक्टीरिया होते हैं। तो ये उस वक्त ये बना था। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता माहौल में तब्दीली होती गई, दुनिया में टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, हवा में आपकी ऑक्सीजन आ गई, तो फिर आर्की बैक्टीरिया की कुछ स्पीशीज ने अपने आप को इवॉल्व कर दिया था, इवॉल्व कर लिया था और अपने नॉर्मल टेम्परेचर में रहना शुरू कर दिया था, पानी में रहना शुरू कर दिया था, हवा में। तो वो यू बैक्टीरिया थे। तो ये इवॉल्व हुए, दे इवॉल्व फ्रॉम आर्की बैक्टीरिया। तो आप यूं कह लें कि आर्की बैक्टीरिया बाप है और यू बैक्टीरिया बेटा है। ठीक, तो पहला फर्क क्या है? आर्की बैक्टीरिया आपको आज की तारीख में एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में मिलेंगे जहां ऑक्सीजन नहीं होती, जहां टेम्परेचर इंतहाई हद तक ज्यादा होता है। जबकि यू बैक्टीरिया आपको हर जगह मिलेगा। आर्की बैक्टीरिया आपकी दुनिया का प्राइमरी ऑर्गेनिज्म है, जबकि यू बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया से इवॉल्व हुआ है। तीसरा फर्क, आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइड और ग्लाइकेन नहीं होता। पेप्टाइड और ग्लाइकन जो है ना, जो मैंने आपको बताया कि एक स्पेशल कंपाउंड है, अमाइनो एसिड और ग्लूकोज से मिला हुआ, ये पेप्टाइड और ग्लाइकन जो तकरीबन हर बैक्टीरिया में पाया जाता है। प्लांट और फंगस में ये कंपाउंड नहीं होता। आर्की बैक्टीरिया में भी पेप्टाइड और ग्लाइकन एब्सेंट होता है। जबकि यू बैक्टीरिया के अंदर ये जो पेप्टाइड और ग्लाइकन है ये प्रेजेंट होता है। क्योंकि आपके पास इस वक्त मैंने आपको बताया ना 99% जो आपके पास बैक्टीरिया दुनिया में मौजूद है वो यू बैक्टीरिया। इसलिए हम कहते हैं कि जी बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइड और ग्लाइकन जो है ना इसकी सेल वॉल में मौजूद है। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर 99% स्पीशी के अंदर पेप्टाइड और ग्लाइकन है, तो इसलिए हम कहते हैं बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसमें पेप्टाइड और ग्लाइकन प्रेजेंट होता है। वजह यह है कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था, शुरू का बैक्टीरिया है ये आर्की बैक्टीरिया। इस टाइम पे ये अपने आप को सरवाइव कर रहा था, तो इतने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसने नहीं ड्राइव किए थे, तो इसलिए इसके पास ये मौजूद नहीं होता।
जबकि बाद में जब इसने अपने आप को इवॉल्व करके ये वाली फॉर्म में आया यू बैक्टीरिया, तो फिर इसने अपनी सेल वॉल को अपना और ज्यादा जदीद बनाया और पेप्टाइडोग्लाइकन इसके अंदर शामिल करी थी। तो दे आर द थ्री बेसिक डिफरेंस बिटवीन द आर्की बैक्टीरिया एंड द यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया आपको एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में मिलेगा, प्राइमरी ऑर्गेनिज्म है, शुरू शुरू में तो यही था, और आज आपको बस ये सिर्फ एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में मिलेगा। इसके सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन मौजूद नहीं होता, बस 1% बैक्टीरिया दुनिया का आर्की बैक्टीरिया है। जबकि यू बैक्टीरिया आपको एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के अलावा तकरीबन हर जगह मिलेगा, एवरीवेयर दे आर फाउंड। ये आर्की बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए, यानी ये शुरू में दुनिया जब बनी थी उस वक्त ये नहीं थे। आर्की बैक्टीरिया ने अपने आप को इवॉल्व करके यू बैक्टीरिया की शक्ल में लेकर आए थे। इनके सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन मौजूद होता है। इस वक्त दुनिया में 99% बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया, जबकि 1% बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया। तो ये हो गया जी सेल वॉल और कहाँ पाया जाता है, उस हिसाब से बैक्टीरिया के दो टाइप्स। अब उसके बाद हम शेप्स के हिसाब से टाइप्स देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शेप के हिसाब से बैक्टीरिया की टाइप्स अगर हम बनाना चाहें, तो पहला ग्रुप जो होता है वो कहलाता है कुकी बैक्टीरिया, दूसरा ग्रुप कहलाता है बैसिलाई, तीसरा कहलाता है स्पाइरेला, चौथा कहलाता है विब्रियो कॉमा, विब्रियो, इसको आप कॉमा भी कहते हो। तो शेप के हिसाब से हमारे पास 4 किस्म का बैक्टीरिया होता है। कुकी बैक्टीरिया जो होते हैं ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि गोल होते हैं शेप के अंदर, राउंड। इनमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है, इनके अंदर फ्लैजिला होता ही नहीं है, एब्सेंट होता है, ठीक है। अगर ये सिंगल है, बास कुकी बैक्टीरिया आपको खाली सिंगल मिलता है, तो उसको आप कहते हो मोनोकोकस। कुछ बैक्टीरिया कुकी बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो डबल की फॉर्म में होते हैं, दो होते हैं जी, यानी दो दो का पेयर कॉलोनी बना के दो बैक्टीरिया आपस में मिलकर छोटी सी कॉलोनी बना लेते हैं, उनको हम कहते हैं डिप्लोकोकस। कुछ होते हैं जी जो चेन की फॉर्म में होते हैं, उनको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। और कुछ जो होते हैं वो क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं, उनको हम कहते हैं स्टिफेलोकोकस। ये इनके आप कहते हैं मजीद टाइप्स हो गए। तो सबसे शेप्स के हिसाब से सबसे पहली टाइप जो हमारे पास है वो कुकी बैक्टीरिया है। कुकी बैक्टीरिया क्या होते हैं जी, गोल गोल होते हैं, ऐसे गोल गोल बैक्टीरिया जो होते हैं उनको आप कहते हो कुकी बैक्टीरिया, इनमें फ्लैजिला मौजूद नहीं होता। अगर एक सिंगल कुकी बैक्टीरिया है तो उसको आप कहोगे मोनोकोकस। अगर ऐसे दो दो का पेयर है तो आप इनको कहोगे डिप्लोकोकस। अगर ऐसे चेन की फॉर्म में है, बहुत सारे कॉलोनी, बहुत सारे बैक्टीरिया जो है उन्होंने मिलके लंबी सी चेन की कॉलोनी बना ली, ये कॉलोनी है, ये मल्टी सेलुलर नहीं हो रहा, ये बहुत सारे बैक्टीरिया आपस में मिलके कॉलोनी बना रहे हैं। तो अगर चेन वाली कॉलोनी बनाई हुई इन्होंने तो ये हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस। और अगर ऐसे क्लस्टर बनाया हुआ जी बहुत सारे अनशन तरीके से, जैसे आम का उसका अंगूर का गुच्छा होता है, ऐसे क्लस्टर की सूरत में कोई प्रॉपर तरीकाकार नहीं है, क्लस्टर है, गुच्छा सा बना हुआ है, तो इसको आप कहते हो स्टिफेलोकोकस, ठीक है जी। तो ये हो गया कुकी बैक्टीरिया। उसके बाद दूसरा होता है बेसिलाई। ये रॉड शेप होते हैं, लंबे लंबे, ऐसे लंबे लंबे होते हैं, रॉड शेप। इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है, दोनों मामला है, एब्सेंट भी हो सकता है और प्रेजेंट भी हो सकता है। कुछ बेसिलाई जो इनमें प्रेजेंट होता है, कुछ में एब्सेंट होता है। और इनके अंदर भी यही मामला है कि जी अगर सिंगल फॉर्म में है ये तो आप इनको कहोगे मोनोबेसिलाई। अगर ये डबल फॉर्म में है, दो जुड़े हुए हैं, तो आप इनको कहोगे डिप्लो बेसिलाई। अगर ये चेन की फॉर्म में है तो आप इनको कहोगे स्ट्रेप्टो बेसिलाई। और अगर क्लस्टर की फॉर्म में है तो आप इनको कहोगे स्टिफेलो बेसिलाई, ठीक है। यानी अब इसको हम डायग्रामेटिकली देखें तो बेसिलाई बैक्टीरिया ऐसा होता है जी, रॉड शेप बैक्टीरिया, इसको आप कहते हो बेसिलाई। अगर सिंगल है तो ये होगा मोनोबेसिलाई, दो बैक्टीरिया ने मिलकर कॉलोनी बनाई हुई है
तो ये डिप्लोबैसिला है। अगर ऐसी बहुत सारे बैक्टीरिया ने मिलके एक चेन नुमा कॉलोनी बनाई हुई है तो आप इसको कहोगे स्ट्रेप्टोबैसिला है। और अगर क्लस्टर की फॉर्म में है, ऐसे मुख्तलिफ गुच्छे की शक्ल में गुच्छा नजर आ रहा है आपको बैक्टीरिया का ऐसे रॉड शेप, तो उसको आप कहोगे स्टिफेलोबैसिला। तो बैसिला ये हो गया जी। फिर आते हैं स्पाइरल की तरफ। ये स्पाइरला जो है ये स्पाइरल शेप के होते हैं। स्पाइरल में स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया मैं। स्पाइरल, ये स्पाइरल शेप के होते हैं, यानी कि ऐसे ऐसे स्पाइरल शेप के होते हैं, ऐसे स्पाइरल शेप के। स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं। इनमें भी वही मामला है कि जी क्या नाम है, फ्लैजिला प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। फ्लैजिला में भी प्रेजेंट, फ्लैजिला हो सकता है या नहीं भी हो, फ्लैजिला में भी प्रेजेंट। बाकी ये अकेले होते हैं, ये कोई कॉलोनी नहीं बनाते, लिहाजा इनके अंदर ऐसा कोई मामला नहीं होगा कि डबल है तो डिप्लो या चेन है तो स्टेप्टो गए, क्योंकि ये कॉलोनी में नहीं रहते, ये सिंगल फॉर्म में होते हैं। तो ये ऐसे होते हैं जी स्पाइरल शेप के, स्पाइरला स्पाइरला कहलाते हैं। फिर आखिरी है जी विब्रियो कॉमा। इनका शेप कॉमा की तरह होता है, यानी ऐसा। आपने आपने देखा होगा ना, इंग्लिश लेटर में कॉमा होता है, ऐसा शेप का होता है ये, कॉमा शेप का। इनके अंदर फ्लैजिला मौजूद होता है, लाजमी होगा इनके अंदर फ्लैजिला, फ्लैजिला इज प्रेजेंट। बाकी ये भी अकेले होते, कोई कॉलोनी नहीं बनाते। ठीक, तो ये आपके पास चार टाइप्स हो गए शेप्स के एतबार से। तो हमने देखा ओरिजिन के एतबार से दो टाइप होती है, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। और ऑन द बेसिस ऑफ शेप, इसको हम लिख देते, ये है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन भी कह सकते हैं आप इसको, या सेल वॉल कंपोजिशन भी कह सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हमारे पास दो बैक्टीरिया, आर्की और यू बैक्टीरिया। और ऑन द बेसिस ऑफ शेप हमारे पास चार किस्म का बैक्टीरिया है, कुकी बैक्टीरिया, बैसिला, स्पाइरला और विब्रियो कॉम। अब उसके बाद आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। खाने के एतबार से क्या मामला है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के एतबार से हमारे पास दो टाइप का बैक्टीरिया होता है। सबसे पहले न्यूट्रिशन के एतबार से आपके पास दो टाइप का बैक्टीरिया होगा, एक कहलाता है ऑटोट्रॉप, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, और एक कहलाता है हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो अपना खाना खुद तैयार कर सकते हैं। अपना खाना जो है ये खुद तैयार कर सकते हैं, उनको आप ऑटोट्रॉपिक कहते हो, कैन प्रिपेयर देयर फूड, कैन प्रिपेयर फूड। जबकि हेटरोट्रॉपिक वो होते हैं जो अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते, एनवायरनमेंट से हासिल करते, कैन नॉट प्रिपेयर फूड। अब इनमें भी मजीद कैटेगरी है। ऑटोट्रॉपिक की दो कैटेगरी होती है जी, एक कहलाता है फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और एक कहलाता है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ ये कंबाइन करेंगे और जो कंपाउंड बनाएंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जिसको आप ग्लूकोज कहते हो, C6H12O6, साथ साथ ऑक्सीजन भी निकालते हैं। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होता है जो खाने को फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस के जरिए तैयार करेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, वाटर लेता है, फिर उनको मिलाकर ग्लूकोज बना देता है और ऑक्सीजन बना देता है। जबकि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस नहीं करते, बल्कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनको ऑक्सीडाइज करके एनर्जी हासिल करते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ये ऑक्सीडाइज करके एनर्जी हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जी H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फाइड, सल्फर जो है वो ऑर्गेनिक नहीं होता, ये तो ऑर्गेनिक नहीं है। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके इससे बनाएंगे ये अपना खाना, CH2ON। कोई सा भी हो सकता है ये मॉलिक्यूल, डिपेंड करता है कौन सा, साथ साथ वाटर बनता है और सल्फर बन जाता है, सल्फर निकल आता है।
तो आप देख रहे हैं जी, दो तरह के कंपाउंड, दो तरह के आपके पास ऑटोट्रॉपिक है, दोनों बहरहाल खाना खुद तैयार कर रहे हैं। ये इसका खाना है, ये इसका फूड है। तो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो अपना खाना खुद तैयार कर सकते हैं। दो टाइप है इनकी, फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना खाना बनाते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाएंगे, इनका फूड प्रिपेयर हो जाता है। जबकि कीमोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया होते हैं, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करते हैं और उससे अपना खाना तैयार करते हैं। जैसे कि ये जो बैक्टीरिया है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगा और ये अपना फूड प्रिपेयर करता है। ठीक है, तो ये वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को मिला रहे हैं, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला के ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। बहरहाल दोनों अपना खाना खुद तैयार कर रहे होते हैं। जबकि हेटरोट्रॉपिक के अंदर हमारे पास तीन कैटेगरी होती है। एक कहलाती है पैरासाइटिक बैक्टीरिया। पैरासाइटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो अपना खाना किसी दूसरे, हेटरोट्रॉप है, खाना खुद तैयार नहीं कर सकते, याद रखिएगा। तो जाहिर बात है ये खाना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म या एनवायरनमेंट से हासिल करेंगे। तो पैरासाइटिक कौन होते हैं? जो किसी ऑर्गेनिज्म से अपना फूड हासिल करते हैं और उनको नुकसान पहुंचा के उनको हार्म पैदा करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते, बीमारी बढ़ते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म से अपना खाना ड्राइव करेंगे और उनको हार्म पहुंचाते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, बीमार कर देते हैं, वगैरह वगैरह। बहुत से बैक्टीरिया हैं जो आपके और हमारे जिस्म के अंदर चले जाते हैं, हमारे जिस्म के अंदर से वो अपना फूड हासिल कर रहे हैं और हमें बीमार कर देते हैं। तो उनको हम कहते हैं पैरासाइटिक बैक्टीरिया। दूसरा टाइप जो होता है वो कहलाता है सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया मुर्दा जिस्म से, मुर्दा ऑर्गेनिज्म से खाना हासिल करता है, जिंदा से नहीं। पैरासाइटिक तो जिंदा से खाना हासिल करता है और उसको नुकसान पहुंचाता है, जबकि सैप्रोफाइटिक जो है वो हासिल करता है डेड से, डेड ऑर्गेनिज्म से अपना खाना हासिल करता है। ये मिट्टी में पाए जाते हैं और जब इंसान मर जाता है उसको जमीन में दफन किया जाता है, या कोई जानवर मरता है या कोई पौधा मरता है, तो जब वो जमीन में जाता है तो ये सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया उस मुर्दे पौधे को या उस मुर्दा इंसान को या जानवर को, उसको अपने एंजाइम्स के जरिए उसको कंपाउंड्स को तोड़ के वो जब सिंपल हो जाता है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं फंगस की तरह। तो ये सेप्रोफाइटिक होते हैं, ये डेड ऑर्गेनिज्म से अपना खाना हासिल कर रहे होते हैं। जबकि तीसरी कहलाती है सेम्बायोटिक, सेम्बायोटिक बैक्टीरिया। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ मिलेंगे, उनसे खाना हासिल करते हैं, पलटे में उनको नुकसान नहीं फायदा हासिल पहुंचाते हैं। पैरासाइटिक की तरह ये ऑर्गेनिज्म से ही तो हासिल कर रहे हैं खाना, ऑर्गेनिज्म से ये खाना ड्राइव करते हैं, लेकिन पैरासाइटिक की तरह उनको नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है। उसको भी ये कुछ काम करके देते हैं, उसको फायदा पहुंचाते हैं, रिलेशनशिप। मिसाल के तौर पे एक बैक्टीरिया, एक प्लांट होता है लिजिमस प्लांट, उसकी रूट में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पौधे से जुड़ा हुआ होता है, रूट से जुड़ा हुआ होता है। ये उस पौधे की रूट से अपना खाना हासिल करता है, यानी कि ऑर्गेनिज्म से ड्राइव कर रहा है, लेकिन उस पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि क्या करता है, हवा में मौजूद जो नाइट्रोजन होती है उसको, ये नाइट्रोजन को नाइट्राइट और नाइट्रेट कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है और वो कंपाउंड पौधा हासिल कर लेता है। तो पौधे को भी फायदा पहुंचाया इन्होंने, ना कि उसको नुकसान पहुंचाया। तो ये हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन हो गई। खाने के एतबार से हमारे पास बैक्टीरिया की दो बड़ी टाइप है, एक ऑटोट्रॉप और एक हेटरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना, वो बैक्टीरिया होते हैं जो अपना खाना खुद तैयार कर सकते हैं। इनमें दो कैटेगरी है, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक क्या है जी? फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना खाना प्रिपेयर करेंगे, जबकि कीमोसिंथेटिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जरिए अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। जबकि ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन की दूसरी जो कैटेगरी है वो कहलाती है हेटरोट्रॉपिक। ये अपना खाना खुद तैयार नहीं करते, एनवायरनमेंट या किसी ऑर्गेनिज्म से खाना हासिल करते हैं। इनमें तीन कैटेगरी है। पैरासाइटिक, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म से खाना हासिल करेंगे, जिंदा ऑर्गेनिज्म से, जिंदा ऑर्गेनिज्म से खाना हासिल करेंगे, उनको नुकसान पहुंचाएंगे, बीमार कर देंगे। सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया मुर्दा ऑर्गेनिज्म से खाना हासिल करते हैं, मरे हुए पौधे, मरे हुए जानवरों को तोड़कर उसमें से अपना फूड ड्राइव करते हैं। जबकि सेम्बायोटिक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो जिंदा ऑर्गेनिज्म से खाना हासिल करेंगे, लेकिन उसको नुकसान पहुंचाने के बजाय उसको फायदा पहुंचाते हैं, उसका कोई काम करके देते हैं। जैसे कि एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पौधे से खाना हासिल करेगा और फिर हवा की नाइट्रोजन को कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा ताकि पौधा उसको ले ले। तो पौधे का भी फायदा हो रहा है, बैक्टीरिया का भी फायदा हो रहा है। ठीक, तो ये हमने तीन कैटेगरी देख ली जी। एक ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ द शेप एंड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला,
फ्लैजिला के एतबार से भी हमने बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया हुआ है, फ्लैजिला है या नहीं है, और अगर है तो क्या मामला है फ्लैजिला का, कितने हैं, कहाँ है, उस हिसाब से भी हमने बैक्टीरिया को कुछ कैटेगरी में तकसीम किया हुआ है। इनमें से पहली कैटेगरी जो है वो कहलाती है एट्राइशियस, दूसरी कैटेगरी कहलाती है मोनोट्राइशियस, तीसरी कैटेगरी जो है तीसरी कैटेगरी कहलाती है लोफोट्राइशियस, लोफो के बाद आती है एम्फीट्राइशियस, और फिर एक और कैटेगरी है, पांचवी कैटेगरी यहाँ लिख देता हूँ मैं, पांचवी कैटेगरी आपके पास पेरिट्राइशियस। तो ये पांच कैटेगरी है जी फ्लैजिला के एतबार से। एट्राइशियस ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है, कोई फ्लैजिला होता ही नहीं है, फ्लैजिला एब्सेंट। जैसे कि वो कुकी बैक्टीरिया जो होते हैं गोल वाले, फॉर एग्जांपल कुकी बैक्टीरिया, वो एट्राइशियस होते हैं, उनमें कोई फ्लैजिला मौजूद नहीं होता। मोनोट्राइशियस में एक सिंगल फ्लैजिलम मौजूद होता है, सिंगल फ्लैजिला मौजूद होता है, सिंगल फ्लैजिला को हम फ्लैजिलम कहते हैं। जैसे कि ये एक बैक्टीरिया है और इसके अंदर ये एक सिंगल फ्लैजिला मौजूद है, तो इसको आप कहोगे मोनोट्राइशियस। जबकि तीसरी कैटेगरी जो होती है लोफोट्राइशियस, इसके अंदर जो है टिफ्ट ऑफ बैक्टीरिया, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला मौजूद होता है, यानी इसका गुच्छा आप कह लें, फ्लैजिला का एक गुच्छा मौजूद होता है, टिफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन पोल, लेकिन एक पोल पर, एट वन पोल। जैसे कि ये एक बैक्टीरिया है तो इसका एक पोल पर बहुत सारे फ्लैजिला मौजूद होंगे, ऐसे गुच्छा होगा, ऐसे एक पोल की तरफ बहुत सारे जो है फ्लैजिला मौजूद होते हैं, उसको आप कहते हो लोफोट्राइशियस। एम्फीट्राइशियस क्या होता है, जिनमें टफ ऑफ फ्लैजिला होता है, टफ ऑफ फ्लैजिला, और दोनों पोल पर होगा, एट बोथ पोल्स, दोनों पोल पर ऐसा फ्लैजिला का गुच्छा होता है। यानी कि ये एक बैक्टीरिया है, इधर भी एक फ्लैजिला का एक टफ्ट मौजूद है और इधर भी एक फ्लैजिला का टफ्ट मौजूद है, इनको आप कहते हो एम्फीट्राइशियस। और पेरिट्राइशियस क्या होते हैं, जिनकी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो फ्लैजिला मौजूद होते हैं, फ्लैजिला सराउंड करी हुई होती है इनकी बॉडी को, फ्लैजिला सराउंड सेल, सराउंड द सेल। जैसे कि ये एक बैक्टीरिया है, यहाँ पर भी फ्लैजिला, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ये जो है पेरिट्राइशियस हो गया, पूरी सेल को घेर रखा है जी फ्लैजिला ने। तो फ्लैजिला के हिसाब से भी देखे हमने बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर लिया, फ्लैजिला के एतबार से भी हमारे पास कई किस्म का बैक्टीरिया है। एट्राइशियस ऐसा बैक्टीरिया होता है जिनमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है, मोनोट्राइशियस ऐसा बैक्टीरिया होता है जिनके खाली एक फ्लैजिला मौजूद होता है, लोफोट्राइशियस के अंदर पूरा एक टफ्ट फ्लैजिला का मौजूद होगा लेकिन एक पोल पर, जबकि एम्फीट्राइशियस के पास टफ्ट ऑफ फ्लैजिला होगा दोनों पोल्स पर। और पेरिट्राइशियस ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके पूरी सेल को फ्लैजिला ने घेरा हुआ होता है, पूरे सेल में इनके फ्लैजिला मौजूद होता है। तो ये हमने देख लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। अब हम आगे बढ़ते हैं जी, अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के एतबार से देखते हैं कौन कौन सी हमारे पास कैटेगरीज है। उससे पहले बल्कि मैं आपको मोशन के एतबार से बता देता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन, मूवमेंट के एतबार से बैक्टीरिया की टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट जो हो रही होती है उसके एतबार से बैक्टीरिया की टाइप। तो पहली बात है, इसमें दो कैटेगरी होती हैं जी, एक होते हैं नॉन मोटाइल जो मूव ही नहीं करते, नॉन मोटाइल जिनमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है, ये ट्राइशियस होते हैं, ये कुकी होते हैं ज्यादातर, और एक होते हैं मोटाइल, ये मूव कर सकते हैं। नॉन मोटाइल क्या होता है, ये मूव नहीं कर सकते, डज नॉट शो मूवमेंट, ये मूवमेंट नहीं होती, डज नॉट। तो नॉन मोटाइल क्या है, डज नॉट हैव मूवमेंट, इनके अंदर मूवमेंट नहीं होती क्योंकि इनके अंदर फ्लैजिला एब्सेंट होता है,
फ्लैजिला जो है इनके अंदर एब्सेंट होता है। अब चूंकि फ्लैजिला एब्सेंट है तो ये कौन सी हो गए, फ्लैजिला के एतबार से ये होगा ए ट्राइशियस, और शेप के एतबार से ये ज्यादातर वो होते हैं, कुकी होते हैं। जबकि मोटाइल जो होते हैं ये होते हैं, इनके अंदर मूवमेंट होती है, शो मूवमेंट, ये मूवमेंट शो करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जो है ये हरकत करते हैं, इनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, इनके अंदर फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले लोकोमोशन के तबार से हमारे पास जो है वो दो कैटेगरी हो गई। नॉन मोटाइल वो बैक्टीरिया होते हैं जिनमें फ्लैजिला नहीं होता, जिसकी वजह से ये मूव नहीं कर सकते, जबकि मोटाइल वो होते हैं जिनके अंदर फ्लैजिला मौजूद होता है और ये फिर मूव कर सकते हैं। अब ये जो मोटाइल है इनके अंदर हमारे पास तीन टाइप है जी। एक कहलाती है फोटोटैक्टिक, एक कहलाती है कीमोटैक्टिक, और एक कहलाती है मैग्नेटोटैक्टिक। मैग्नेटोटैक्टिक। फोटोटैक्टिक क्या होते हैं जी, ये लाइट के एतबार से मूव करते हैं, रोशनी के एतबार से। जहाँ रोशनी ज्यादा होती है बाजू का तो रोशनी को देख के मूव कर रहे होते हैं, जहाँ रोशनी ज्यादा है उस तरफ मूव कर गए, जहाँ रोशनी हल्की है उस तरफ मूव करते हैं। दे मूव अकॉर्डिंग टू द लाइट, इनका स्टिमुलस लाइट होता है। दे मूव ऑन द बेसिस ऑफ लाइट, दे मूव ऑन द बेसिस ऑफ लाइट, रोशनी के हिसाब से ये मूवमेंट करते हैं। ठीक है जी। तो फोटोटैक्टिक क्या होगा, वो बैक्टीरिया जो लाइट के एतबार से मूव करते हैं, यानी या तो लाइट के करीब जाएंगे या लाइट से दूर जाएंगे, रोशनी के एतबार से इनकी मूवमेंट हो रही होती है, उनको आप कहते हो फोटोटैक्टिक। कीमोटैक्टिक क्या होते हैं जी, ऐसे बैक्टीरिया जो किसी केमिकल के एतबार से मूव कर रहे होते हैं, जैसे कि कोई केमिकल है जी, उस केमिकल की तरफ जा रहे हैं या उस केमिकल से दूर जा रहे हैं। दे मूव ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल सब्सटेंस, दे मूव ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल सब्सटेंस, किसी भी केमिकल सब्सटेंस के आधार पर उनकी बेस पर ये मूव करते हैं। बाद कुछ केमिकल होते हैं उनसे ये दूर भाग रहे होते हैं, बाद कुछ केमिकल होते हैं ये उनके करीब जा रहे होते हैं। तो केमिकल्स के एतबार से ये अपनी मूवमेंट शो। और तीसरे होते हैं जी मैग्नेटोटैक्टिक, दे मूव बाय डिटेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है ये उसको डिटेक्ट करते हैं और उसके एतबार से ये मूव कर रहे होते हैं। तो ये लोकोमोशन के एतबार से हमारी टाइप हो गई। अब जरा हम मजीद देख लेते हैं, सारी थोड़ी सी रिवाइज करते हैं, फिर हम अपनी क्लास को खत्म करने की तरफ चलते हैं। तो हमने देखा टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन दो कैटेगरी होती है। आर्की बैक्टीरिया, ये हॉट एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, प्राइमरी ऑर्गेनिज्म है, इनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता। दूसरी कैटेगरी यू बैक्टीरिया, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आपको हर जगह पाए जाते हैं, ये सबसे ज्यादा इस दुनिया में मौजूद है। ये आर्की बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए हैं, इनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन मौजूद होता है। शेप के एतबार से हमारे पास चार टाइप्स होती है। कुकी बैक्टीरिया गोल होते हैं, इनमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है। बेसिला रॉड शेप होते हैं, इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट भी होता है, एब्सेंट भी होता है। स्पाइरल शेप वाले स्पाइरेला कहलाते हैं, और कॉमा शेप का जो होता है उसको आप कहते हो विब्रियो। अब ये जो ट्रिप्लो कुकी और बेसिलाए है ये एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, चेन नुमा भी हो सकते हैं, क्लस्टर भी हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक, ये अपना खाना खुद तैयार करते हैं, हेटरोट्रॉप अपना खाना खुद तैयार नहीं करते। फिर ऑटोट्रॉप में हमारे पास दो कैटेगरी है। फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेसिस के जरिए यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के जरिए अपना खाना तैयार करते हैं। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के जरिए अपना खाना तैयार करते हैं। हेटरोट्रॉपिक कैटेगरी में हमारे पास एक है पैरासाइट, ये एक जिंदा जानदार से खाना हासिल करेगा, उसको बीमार करता है, नुकसान देता है। दूसरी कैटेगरी सेप्रोफाइटिक, ये मुर्दा ऑर्गेनिज्म से खाना हासिल करते हैं, जाहिर बात है किसी को क्या नुकसान देंगे, फिर ये वो तो मरा हुआ है। सिम्बायोटिक, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म से, जिंदा ऑर्गेनिज्म से खाना हासिल करते हैं, लेकिन उसको नुकसान पहुंचाने के बजाय उसको फायदा दे रहे होते हैं। फिर हमने देखा फ्लैजिला के एतबार से पांच टाइप है। अगर फ्लैजिला नहीं है तो ए ट्राइसियस, अगर एक फ्लैजिला है तो मोनोट्राइसियस, अगर फ्लैजिला का पूरा एक गुच्छा खाली एक पोल पर है तो लोफोट्राइसियस, अगर फ्लैजिला के गुच्छे दोनों पोल पर है तो एम्फोट्राइसियस, और अगर फ्लैजिला ने पूरे सेल को घेर रखा है तो वो पेरिट्राइसियस। लोकोमोशन के एतबार से दो कैटेगरी है।
जो मूव नहीं करते, जिनमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है, उनको आप नॉन मोटाइल कहते हैं। जो मूव करते हैं, जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, उनको आप मोटाइल कहते हैं। फिर मोटाइल में हमारे पास 3 कैटेगरी है। फोटोटैक्टिक, ये वो होते हैं जो रोशनी के एतबार से यानी रोशनी की तरफ या रोशनी से दूर चलते हैं, रोशनी को देख के ये मूवमेंट शो करते हैं। कीमोटैक्टिक जो होते हैं ये केमिकल सब्सटेंस के एतबार से मूवमेंट कर रहे होते हैं। और मैग्नेटोटैक्टिक जो आपकी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसको डिटेक्ट करके उसके एतबार से लोकोमोशन दिखा रहे होते हैं आपको। उसके बाद थोड़ा सा देखें, नेट देखता हूँ मैं, अगर सही चल रहा है तो देखते हैं। जहां तक हमारा नेट सही चल रहा है हम लेके चलते हैं। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, हाँ, तो जहां तक नेट चल रहा है वहां तक हम लेके चलते हैं जी। उसके बाद अब हमारे पास अगली टाइप है जी रिस्पायरेशन के एतबार से। रिस्पायरेशन के एतबार से भी हमने जो है ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया को तोड़ रखा है, डिवाइड कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पायरेशन। सांस लेने के एतबार से हमने बैक्टीरिया की कैटेगरीज बनाई हुई है, बैक्टीरिया को हमने क्लासिफाई किया हुआ ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पायरेशन। अब इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज है जी, देखिएगा जरा। सबसे पहले होते हैं एनएरोब्स। एनएरोब्स वो होते हैं जो बगैर ऑक्सीजन के, एनएरोब्स ये बगैर ऑक्सीजन के रिस्पायरेशन कर सकते हैं। यानी रिस्पायरेशन मतलब खाना तोड़ना। खाना तोड़ने के लिए आपको गैस चाहिए होती है। ज्यादातर तो जो है जैसे हम और आप, हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है। हम खाना तोड़ने के लिए ऑक्सीजन जिस्म में लेके जाते हैं और फिर ऑक्सीजन हमारा खाना तोड़ता है। तो जो खाना तोड़ने का प्रोसेस होता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिस्पायरेशन, ठीक है। और जो सांस लेना देना होता है ना वो ब्रीथिंग होती है। तो रिस्पायरेशन क्या है, इस प्रोसेस के जरिए आप जो फूड मॉलिक्यूल आपकी बॉडी में मौजूद होते हैं आप उनको तोड़ के उसमें से ऑक्सीजन निकालते हैं। अब ये जो एनएरोब्स होते हैं ये बगैर ऑक्सीजन के रिस्पायरेशन कर लेते हैं। दे डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन।